हाय फ्रेंड्स, सृजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आपको याद होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उसमें उस चैप्टर में भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रिया से उन्हें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से आणविकता और कोटि निकालने का तरीका बता रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पिछले 2 क्लास से आज से 2 क्लास पीछे में भी हम कोटि और आणविकता निकालने का तरीका बता रहे हैं। आज के क्लास में भी हम लोग केमिकल रिएक्शन की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया से कोटि और आणविकता ही निकालेंगे। तो आइए देखा जाए क्या है। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का साबुनीकरण एथिल एसीटेट का साबुनीकरण होना। चलिए इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सुनिए। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव 3 रूप में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, एथिल एसीटेट का साबुनीकरण करना। एथिल एसीटेट का साबुनीकरण करना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? दूसरा, एथिल एसीटेट का साबुनीकरण करने से प्राप्त अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तीसरा, एथिल एसीटेट का साबुनीकरण करने से प्राप्त अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? एक बार आप समझो। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 3 तरह से पूछ सकता है, 3 रूपों में पूछ सकता है। पहला, एथिल एसीटेट का साबुनीकरण करना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? दूसरा, एथिल एसीटेट का साबुनीकरण करने से प्राप्त अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? तीसरा, एथिल एसीटेट का साबुनीकरण करने से प्राप्त अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो पिछले क्लास में हम एथिल एसीटेट का फॉर्मूला बताए थे, सूत्र बताए थे। क्या? CH3 COO क्या बताए थे? एथिल एसीटेट का फॉर्मूला CH3 COO.CH5। ये हुआ एथिल एसीटेट का फॉर्मूला CH3 COO.C2H5। साबुनीकरण माने एथिल एसीटेट का साबुनीकरण करना है। साबुनीकरण का मतलब होता है कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया, मतलब NaOH। फिर समझा जाए, एथिल एसीटेट का सूत्र CH3 COO.C2H5। इसका क्या करना है? साबुनीकरण करना है। साबुनीकरण का मतलब होता है कि एथिल एसीटेट का अभिक्रिया कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। यानी इसका मतलब हुआ कि CH3 COO.C2H5 की अभिक्रिया किसके साथ? NaOH के साथ। अब जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन कौन सी घटक निकलेगा, इस बात पर गौर करते हैं। देखा जाए बाबू, पहले ये अभिक्रिया करेगा इसके साथ CH3 COO.C2H5 प्लस NaOH। देखिए पहला भाग, इस कंपाउंड का पहला भाग है CH3 COO। ये आपका जुटेगा Na के साथ और ये जो जुटेगा OH के साथ। चलिए समझे जाए, CH3 COO किसके साथ जुटेगा? Na के साथ। तो क्या बनेगा? CH3 COO Na प्लस C2H5 के साथ क्या जुटेगा? OH। तो क्या होगा? C2H5OH। सुना जाए बढ़िया से। अगर आपसे कोई पूछे एथिल एसीटेट का साबुनीकरण कराने से प्राप्त अभिक्रिया क्या होगी, तो आंसर क्या बताएंगे? CH3। देखिए भाई, अब बोर्ड पर देखिए, हम पढ़ रहे हैं CH3 COO.C2H5 प्लस NaOH एरो CH3 COO Na
प्लस C2H5OH। यानी फिर एक बार समझा जाए, रिएक्शन है भाई, एथिल एसीटेट का साबुनीकरण कराने से प्राप्त अभिक्रिया को लिखे तो आंसर होना चाहिए CH3COO-C2H5 प्लस NaOH आयरो CH3COO-Na प्लस C2H5OH। कोई दिक्कत है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। रिएक्शन तो समझ में आ गया। पूछेगा कोची ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, फिर पूछेगा इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, फिर पूछेगा इस अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी। तो आइए इस बात को फिर समझाते। याद हो गया एथिल एसीटेट, पहले तो समझो एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होगा, तो CH3COO-C2H5। साबुनीकरण का मतलब होता है कास्टिक सोडा के साथ, याद रखना है, साबुनीकरण का मतलब होता है कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया। यहाँ साबुनीकरण किसका हो रहा है, एथिल एसीटेट का। मतलब क्या हुआ, एथिल एसीटेट को कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया। तो बताओ बाबू, एथिल एसीटेट का सूत्र हो गया CH3COO-C2H5, कास्टिक सोडा का सूत्र हो गया NaOH। ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो पहला घटक निकालेगा CH3COO-Na प्लस दूसरा घटक निकालेगा C2H5OH। तो रिएक्शन तैयार क्या हुआ, CH3COO-C2H5 प्लस NaOH आयरो CH3COO-Na प्लस C2H5OH। अब आइए इससे रिलेटेड हम आपको कोटि बताते हैं, आणविकता बताते हैं, ये अभिक्रिया कैसी होगी उस पर गौर करते हैं। हाँ बाबू, एथिल एसीटेट का साबुनीकरण करने से प्राप्त अभिक्रिया को हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। चलिए CH3COO.C2H5 कास्टिक साबुनीकरण का मतलब कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया जिसका सूत्र NaOH। चलिए यहां से पहला घटक जो हम आपको बताएं CH3COO, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। चलिए अगला निकलेगा C2H5OH। अगर एग्जाम में आ जाए ऐसे, अगर एग्जाम में आ जाए साइज संयोग को पूछ दे क्या होता है जब एथिल एसीटेट को साबुनीकरण किया जाता है, अगर एग्जाम में पूछ दे क्या होता है जब एथिल एसीटेट को साबुनीकरण किया जाता है, तो आपको आंसर में यहां से यहां तक लिख देना है, कंप्लीट हो गया। लेकिन ये हमको यहाँ नहीं पढ़ना, हमको मेन उद्देश्य है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता निकालना, अभिक्रिया का नाम क्या है। तो आइए बाबू, एथिल एसीटेट का साबुनीकरण कराने से आपका एक अभिक्रिया प्राप्त हुआ, अब इसका हमको आणविकता निकालना है। चलिए आणविकता निकालते हैं। आणविकता, आणविकता बराबर याद किया जाए कि प्रथम चरण में आपस में टकराए गए अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो इस रिएक्शन का प्रतिकारक ही हुआ। प्रतिकारक के रूप में दो चीज है, एक एथिल एसीटेट और एक कास्टिक सोडा। यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 1 है, मतलब एथिल एसीटेट का भी एक अणु है, कास्टिक सोडा का भी एक अणु है। यानी यहाँ पर प्रथम चरण में जब अभिक्रिया करेगा तो आपस में के अणु टकराएगा, 2 अणु टकराएगा। तो परिभाषा क्या कहता है, आपस में टकराए गए अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो बताए यहाँ क्यों टकराएगा, एथिल एसीटेट को एगो, कास्टिक सोडा का एगो, तो आपस में क्यों टकराया, 2 गो, यानी आणविकता हो गया 2। अगर एग्जाम में कोई पूछ दे या आपसे कोई पूछ दे कि एथिल एसीटेट का साबुनीकरण कराने से प्राप्त अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, तो आंसर बोलना है 2। इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछेगा, CH3COO-C2H5 प्लस NaOH फुल एरो CH3COO-Na प्लस C2H5OH की अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी। मतलब ये रिएक्शन आपको लिख देगा और कहे कि आणविकता क्या होगी, तो आंसर क्या बताना है 2। अब आइए
इस अभिक्रिया का कोटि समझते हैं। तो कोटि निकालने के लिए बताइए बाबू, कोटि निकालने के लिए रिएक्शन के माध्यम से, अभिक्रिया के माध्यम से हमको अवकल वेग समीकरण प्राप्त करना होगा। तो अवकल वेग समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है, R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रण। तो प्रतिकारक के रूप में दो चीज है, एगो एथिल एसीटेट, एगो कास्टिक सोडा। तो आइए इसका सांद्रण लिखते हैं। तो बड़ी ब्रैकेट CH3 COO C2H5 के पावर, गुणांक जितना रहेगा वही पावर देना है, डॉट। दूसरा है कौन, NaOH, NaOH, यहां गुणांक 1 तो पावर भी 1। अब आइए, तो कोटि की परिभाषा कहता है कि अवकल वेग समीकरण में सांद्रता की घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो बताइए सांद्रता का घात एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कोटि निकालने के लिए दोनों घात को जोड़ देंगे तो कोटि बराबर हो जाएगा 1 जोड़ 1 बराबर 2। याद हो गया। अगर एग्जाम में आ जाए CH3 COO C2H5 प्लस NaOH फुल एरो CH3 COO Na प्लस C2H5OH की कोटि होगी तो 2 होगा, कि आणविकता होगी तो 2 होगा। अब बताओ इस रिएक्शन की कोटि कितना आया, 2 आया। तो पिछले क्लास वाला याद किया जाए कहानी, 0 रहेगा। अगर कोटि 0 है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अगर कोटि 1 है तो उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अगर कोटि 2 आया तो उसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो बताओ इस रिएक्शन की कोटि कितना आया, तो इसका नाम क्या देंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय क्रम की अभिक्रिया, या अंग्रेजी में कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी इस अभिक्रिया का नाम हुआ, नाम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गया। चलिए इसको एक बार क्वेश्चन के रूप में समझ लीजिए। अगर कोई पूछ दे एथिल एसीटेट का साबुनीकरण कराना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आंसर बताइएगा द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर कोई पूछ दे एथिल एसीटेट का साबुनीकरण करने से प्राप्त अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, तो आंसर देना है 2। अगर अगला क्वेश्चन पूछेगा एथिल एसीटेट का साबुनीकरण कराने से प्राप्त अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो आंसर देना है 2। अगर इस तरह से पूछ दे CH3, क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देखिए, हम रिएक्शन बोल रहे हैं, CH3 COO C2H5 प्लस NaOH फुल एरो CH3 COO Na प्लस C2H5OH की आणविकता क्या होगी, तो 2 होगा, कि कोटि क्या होगी, तो 2 होगा। कोई दिक्कत। आपसे कोई पूछ दे कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, तो आंसर आप लिख सकते हैं कि एथिल एसीटेट का साबुनीकरण कराना द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अर्थात CH3 COO C2H5 प्लस NaOH फुल एरो CH3 COO Na प्लस CH3 COO प्लस C2H5OH। नीचे लिखेंगे R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट CH3 COO। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको A लिखना है। कोई दिक्कत है, एक बार आप समझा जाए। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, तो आप लिख सकते हैं सोडियम एथिल एसीटेट का साबुनीकरण कराना द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अर्थात CH3 COO C2H5 प्लस NaOH फुल एरो CH3 COO Na प्लस C2H5OH। इसलिए R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट CH3 COO C2H5 के पावर 1 इंटू बड़ी ब्रैकेट NaOH के पावर 1
कोटि लिख देना 2, इतना आपको लिखना होगा। केमिस्ट्री पढ़ना है तो बिना रिएक्शन का कोई आंसर कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए बार बार जितना हम बोलते हैं उतने प्रैक्टिस करिए। आइए हम अगले उदाहरण को लेकर आगे बढ़ते हैं बाबू। हाँ बाबू मेरे भाई, बोर्ड पर देखा जाए हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अगर अभिक्रिया दिया हुआ है तो उसका कोटि कैसे निकालेंगे, आणविकता कैसे निकालेंगे। ये आपको कोटि आणविकता कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटर में ही पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम में कोटि आणविकता पूछते ही रहता है, इसलिए इसको बढ़िया से आप समझ लीजिएगा। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने तरह से कर सकता है। पहला क्वेश्चन, सुक्रोज, देखिए सुक्रोज या सुक्रोज सा भी हो सकता है और न तो जा भी हो सकता है। सुक्रोज को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में चीनी कहा जाता है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझा जाए। सुक्रोज का जलविघटन होना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला क्वेश्चन कोई पूछेगा, सुक्रोज का जलविघटन होना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, सुक्रोज का जलविघटन कराने से प्राप्त अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, सुक्रोज का जलविघटन कराने से प्राप्त अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? चौथा क्वेश्चन पूछेगा, सुक्रोज का जलविघटन कराने से प्राप्त अभिक्रिया को लिखें। पांचवा क्वेश्चन करेगा, क्या होता है जब सुक्रोज का जलविघटन किया जाता है। आइए इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव 5 रूप में पूछ सकता है। पहला, सुक्रोज का जलविघटन कराने से कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? दूसरा, सुक्रोज का जलविघटन कराने से प्राप्त अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तीसरा क्वेश्चन करेगा कि सुक्रोज का जलविघटन कराने से प्राप्त अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? चौथा क्वेश्चन करेगा, सुक्रोज का जलविघटन कराने से प्राप्त अभिक्रिया को लिखो। और पांचवा क्वेश्चन करेगा, क्या होता है जब सुक्रोज का जलविघटन किया जाता है? तो आइए, सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। अब चीनी का फॉर्मूला सब लोग जानता है, चीनी का फॉर्मूला बोले C12H22O11, C12H22O11, इसका जलविघटन कराना है। जलविघटन के मतलब जल के साथ अभिक्रिया कराना है, इसका जल के साथ अभिक्रिया कराना है। जब चीनी का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2 घटक आएगा, एक का नाम है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, और दूसरा आएगा फरक्टोज, इसका भी सूत्र होगा C6H12O6। समझा दे बढ़िया से। चीनी का सूत्र C12H22O11, अगर इसका जलविघटन कराते हैं मतलब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2 घटक निकलेगा, पहला है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6, फ्रक्टोज का भी सूत्र वही होगा C6H12O6। समझ में आ गया? तो आइए इस रिएक्शन को हम बोर्ड पर लिखेंगे। बताओ मेरे भाई, जब इसका जलविघटन कराएंगे मतलब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो पहला घटक होगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज, दूसरा घटक होगा फ्रक्टोज यानी सूत्र क्या होगा C6H12O6। तो आइए उस रिएक्शन को हम बोर्ड पर लिखते हैं बाबू। देखो छोटू, इसका क्या होगा? सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, जलविघटन मतलब जल के साथ अभिक्रिया, तो पहला निकलेगा ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, फ्रक्टोज का भी सूत्र वही होगा
C6H12O6, ये आपका हो गया सुक्रोज का, ये आपका हो गया ग्लूकोज, ये हो गया आपका फ्रक्टोज। अगर एग्जाम में आ जाए कि सुक्रोज का जल अपघटन कराने से प्राप्त अभिक्रिया को लिखे, तो आंसर में आपको ए दे देना है, ए दे देना है। अगर क्वेश्चन करे कि क्या होता है जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है, तो आंसर में ए दे देना है। अगर आपसे क्वेश्चन करे क्या चीज कि C12, देखिए भाई बोर्ड पर देखिए हम बोलते हैं C12H22O11 प्लस H2O एरो, C6H12O6 प्लस C6H12O6 की कोटि क्या होगी और आणविकता क्या होगी। तो आइए इसकी कोटि और आणविकता निकालने का तरीका बता रहे हैं। देखो बाबू, आणविकता बराबर, आणविकता डिफिनेशन याद किया जाए, प्रथम चरण में आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या। तो प्रतिकारक ई है, प्रतिकारक के रूप में दो चीज है, एक सुक्रोज है और एक जल है। तो सुक्रोज के आगे गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, यानी यहां पर जब अभिक्रिया करेगा तो सुक्रोज का भी एक अणु टकराएगा और जल का भी एक अणु टकराएगा, तो टोटल टकराए गए अणुओं की संख्या क्या होगी, 2 होगा। तब डिफिनेशन पढ़ोगे कि आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को ही आणविकता कहते हैं। तो यहाँ पर 2 अणु टकरा रहा है, तो क्या लिखा, आणविकता बराबर 1 + 1 = 2। अब आइए कोटि। तो अगर हमको कोटि निकालना हो तो अभिक्रिया से पहले अवकल वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। तो आइए यहां से अवकल वेग समीकरण R बराबर K × प्रतिकारक का सांद्रण या सांद्रता। तो प्रतिकारक के रूप में 2 चीज है, एगो सुक्रोज है और एगो जल है। सुक्रोज का सांद्रता बताइए, बड़ी ब्रैकेट C12H22O11, आगे गुणांक 1 है तो पावर देंगे 1 इंटू जल। नोट में याद करो, जल के आगे जितना भी गुणांक हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, लेकिन जब सांद्रता की पावर व्यक्त करने की बात आए तो जल में हमेशा 0 दिखाया जाता है। चलिए अब आइए, तो कोटि निकालना है। तो कोटि निकालने का तरीका क्या है, सांद्रता की घात या घातों के योग को कोटि कहते हैं। तो कोटि बराबर 1 + 0 = 1, यानी आणविकता कितना आया, 2 आया, कोटि कितना आया, 1 आया। अब बताइए, याद किया जाए, थ्योरी याद किया जाए, अगर कोटि 0 हो तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। अगर कोटि 1 हो तो उस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। अगर कोटि 3 हो यानी 2 हो, सॉरी, अगर कोटि 2 हो तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो बताओ इस रिएक्शन की कोटि कितना आया, 1 आया। तो इस रिएक्शन का नाम क्या देंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी प्रथम क्रम की अभिक्रिया। तो बताओ इस अभिक्रिया का नाम देंगे, नाम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए आइए इससे रिलेटेड याद किया जाए, जल्दी समझो। अगर कोई बोले सुक्रोज का जल अपघटन होना, सुक्रोज का जल अपघटन होना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आंसर क्या बताएंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला ऑब्जेक्टिव पूछेगा सुक्रोज का जल अपघटन कराने से प्राप्त अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो आंसर होना चाहिए 1। तीसरा ऑब्जेक्टिव, सुक्रोज का जल अपघटन कराने से प्राप्त अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, तो आंसर होना चाहिए 2।
इस तरह से न पूछ करके, भाषा में न पूछ करके रिएक्शन में भी पूछ सकता है। C12H22O11 प्लस H2O फुल एरो C6H12O6 प्लस C6H12O6 की कोटि और आणविकता क्या होगी? तो आंसर में कोटि 1, आणविकता 2, यानी आंसर होना चाहिए 1, 2। कोई दिक्कत है बाबू? कोई प्रॉब्लम? अब आइए कल की क्लास पर गौर किया जाए। कल हम बताए थे कि जिस अभिक्रिया की आणविकता 2 हो और कोटि 1 हो, तो आणविकता 2 हो और कोटि 1 हो। याद करो, जिस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 1 और आणविकता 2 हो उसे क्या कहा जाता है? तो छद्म अभिक्रिया कहा जाता है। छद्म अभिक्रिया कहा जाता है। तो बताओ मेरे भाई, कोई बोलेगा सुक्रोज का जल अपघटन होना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर 2 आंसर है, पहला प्रथम कोटि का अभिक्रिया और दूसरा छद्म अभिक्रिया। तो ये डिसाइड करेगा ऑप्शन। अगर ऑप्शन में प्रथम कोटि का अभिक्रिया है तो आंसर वही होगा, अगर ऑप्शन में छद्म अभिक्रिया का है तो आंसर वही होगा। माने इस अभिक्रिया का 2 नाम है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया और छद्म अभिक्रिया। कोई दिक्कत है भाई? आपसे कोई पूछेगा छद्म अभिक्रिया की कोटि बताओ तो 2, छद्म अभिक्रिया की आणविकता बताओ, छद्म अभिक्रिया की कोटि बताओ तो 1, छद्म अभिक्रिया की आणविकता बताओ तो 2। याद हुआ? कोई प्रॉब्लम? अब आइए, तो इतना आपको कम से कम 7, 8, 9 गो आपका उदाहरण बताएं। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इंटर एग्जाम में इससे ज़्यादा कोटि और आणविकता से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आई है कि छद्म अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखे तो आंसर लिख सकते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 1 और आणविकता 2 हो उसे छद्म अभिक्रिया कहते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन होना छद्म अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात C12H22O11 प्लस C2O एरो C6H12O6 प्लस C6H12O6। इतना लिख देगा, आपका आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। कल हम आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्त। हो गए 30 मिनट।